जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 का जो रिजल्ट आए हुए हैं उसमें इतने कम नंबर मिले हुए हैं। किसी को 11 मिले, किसी को 12 मिले, 13 मिले हैं और कुछ इसी प्रकार से बहुतों को मिले हुए हैं। इतने कम नंबर मिलने की वजह क्या है? पहली बात तो ये है, कई कारण हो सकते हैं, प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज ये बनती है कि नहीं, सही है नहीं है, क्या है कैसा है, बहुत सारे प्रश्न कहीं ना कहीं उठाते हैं। तो एक एक करके इन विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इन शॉर्ट, मार्क्स कैसे हैं। पिछली बार का ये वीडियो देखा होगा आपने, ये थंबनेल है उसका, जो नंबर दिए थे उसके बारे में डिटेल्स में बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ मार्क्स यहाँ पर आपके सामने उठाना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से खास नंबर हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और अगर इसको जूम कर दें तो आप काफी अच्छे से इसको देख लेंगे। ये दिए गए अंक हैं सामने, 800 में से रिटर्न में एग्जाम में ये नंबर आए हैं। वहीं इंटरव्यू के बारे में बात करें तो साक्षात्कार के अंक यह हैं जो कि इस सीरीज में दिए हुए हैं, ठीक। और टोटल मार्क्स वह हैं। अगर जनरल का कट ऑफ देखा जाए इसमें कितना गया है, तो लगभग मान के चलिए कि 580, जिसका लगभग इतना रहा जनरल में, उनका हो गया। ईडब्ल्यूएस और नीचे आएंगे, ओबीसी और नीचे आने वाले हैं, तो ये चीज देखने के लिए मिलेगी। होम साइंस विषय था, इस बात को ध्यान रखना, ज्यादातर कैंडिडेट फीमेल थे। यही वजह है कि मेल फीमेल को लेकर के आपको ऐसा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अन्य सब्जेक्टों में वह भी एक बहुत बड़ा अंतर का कारक होगा, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि अभी उस विषय पर बात नहीं कर रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 16, 18, जो कुछ अंक आप देख पा रहे होंगे, इतने नंबर मिले हैं कितने में से? 100 में से। क्या वजह है साहब जी? पहली बात तो। दूसरी ओर यदि अपन देखेंगे तो मार्क्स, रिटर्न के मार्क्स 800 में से, कट ऑफ आपको बता रही है टोटल 580 जिसके हो जाएंगे। यूएनआर अनरिजर्व सिलेक्शन उनका हुआ है साहब जी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है कि किस पद के लिए कितनी क्या वैकेंसियां हैं। 42 वैकेंसियां थी, यदि आपने देखा हो तो 42 की लिस्ट देखी होगी, अनुपूरक सूची देखी होगी साहब जी, ठीक है। 516, 524, 528, मैंने कट ऑफ इसलिए आपको ये बताया हुआ कि आप इससे मैच कर लेंगे जिसके पास में इतने नंबर थे। अब वो चाहे अतिथि विद्वान के नंबर मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं, बहुतों को नहीं मिले हैं, ठीक, या चाहे इंटरव्यू में इतने मार्क्स मिल जाते कि 580 टच कर जाते, सिलेक्शन हो जाता। वास्तविक बात तो ये है। पहली बात तो ये कि इतने कम नंबर मिले हुए हैं। दूसरी बात यदि अपन देखेंगे तो ये 528, 524, सच बात तो है कि कोई विशिष्ट कम नंबर नहीं है, इस बात को मना नहीं कर सकते। मुझे तो सबसे ज्यादा इतने नंबर लाने वाले का दुख हुआ, सच बात तो यह है, बहुत दुख की बात है। 552 रिटर्न में से 18 अंक मिले साहब जी मात्र इंटरव्यू में। 570 जनरल कैटेगरी, 10 नंबर और होते सिलेक्शन हो जाता। वास्तविक बात तो ये 10, 11 नंबर, 12 नंबर और होते सेलेक्ट हो जाते कहीं ना कहीं, तो ये चीज अपन देखेंगे। तो इतने कम नंबर मिले हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर नंबरों को कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा तो 3 कैटेगरी बनने वाली है कम से कम, कि हाईएस्ट मार्क्स, मिड के मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स। ये आपने लोएस्ट देखे लगे हाथ, कुछ हाईएस्ट भी आप देख लीजिए, सामने देख पाएंगे। फर्स्ट टॉपर 91 मार्क्स रिटर्न में, हालांकि अच्छे खासे नंबर हैं उनके, 576 है। अगर इनको भी मात्र 11 नंबर मिलते तो भी हालांकि ये सेलेक्ट हो जाती, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि 580 के आसपास में कट ऑफ गया हुआ है साहब जी जनरल का, ठीक। तो रिटर्न में इनके अच्छे खासे नंबर है, इस बात को आप समझिएगा। 532, 80 नंबर मिले हैं सेकंड हाईएस्ट इंटरव्यू के। थर्ड हाईएस्ट 72 मार्क्स देख पा रहे होंगे। फोर्थ 68, फिफ्थ 67, और फिर इसके बाद में कैरी ऑन सीरीज रहने वाली है। हो सकता है कि कोई एक आध मार्क्स हाईएस्ट वाला हो मुझसे मिस हो गया हो लिस्ट में, तो ये भी हो सकता है, मैच कर लेना, बट यही है। तो 91, 80, 72, 68, 67, और उसके बाद में फिर लगातार आती है। तो हाईएस्ट मार्क्स की लिस्ट है, ये भी ज्यादा विद्यार्थी नहीं है, इस बात को आप समझिए। जो एवरेज मिड मार्क्स गए हैं, ठीक है, जो मिड वाले मार्क्स है वो समझने की जरूरत है कि मिड किसको मान रहे हैं। ओवरऑल 125 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, और 125 लोगों को जब आप मिड वैल्यू निकालेंगे, तो एग्जैक्टली तो नहीं निकाला मैंने, बट फिर भी एक मोटे तौर पर देखेंगे
तो एवरेज मार्क्स के आसपास में बन रहे होंगे कि 30-40 के आसपास में बनेंगे साहब। ज्यादातर लोगों को इतने नंबर मिले हैं और ये नंबर पर्याप्त तो नहीं है। सिलेक्शन के लिए नंबर कम से कम कितने चाहिए होने चाहिए? कम से कम 60%, यानी 100 में से 60 नंबर आपके होने चाहिए साहब। ठीक है। क्या कारण रहे होंगे कम नंबर के या ज्यादा नंबर के? ऐसे क्या कारण रहे होंगे? कम नंबरों के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं और ज्यादा के भी बहुत सारे हो सकते हैं। किसी की बिल्कुल भी आलोचना नहीं करेंगे। डेफिनेटली सबने मेहनत की, तैयारी की, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपने अपने लेवल पर सबने किया होगा। कुछ समय परिस्थिति, कुछ भाग्य वाली बात भी हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। ठीक है। कई लोग फर्स्ट सॉल्यूशन बताते हैं, सोचते हैं कि क्या मॉक से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी समझ लीजिए इस बात को कि मॉक से कोई तैयारी नहीं होती है। मॉक से क्या होता है? मॉक से यह होता है कि जो पहले से आपका लेवल है, जो प्रिपरेशन है, केवल उसका रिवीजन हो सकता है। अच्छे की प्रिपरेशन है तो अच्छे का रिवीजन हो जाएगा, बुरी प्रिपरेशन है तो बुरे का ही हो जाएगा। इस बात को समझिए। मिड की प्रिपरेशन तो मिड लेवल पर हो जाएगा। वास्तविक बात तो ये है। इसमें गौर करने वाली बात जो आपके लिए है यहाँ पर, जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके भी काफी ठीक ठाक नंबर है। फर्स्ट टॉपर में तो ये बात पूरी तरह से लागू होती है, बाकी पर लागू होती है नहीं होती, ये बहुत ही बड़ा डिस्कशन का विषय हो सकता है। ठीक है। बहुत सारी अच्छी बातें भी हो सकती है और बहुत सारी तरह तरह की बातें भी हो सकती है। 576 नंबर आप देखेंगे कि इनको मिले हुए हैं और इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स उनके साहब जी। तो डेफिनेटली रिटर्न में इतने नंबर इस पेपर में लाए हैं तो फर्स्ट टॉपर रिटर्न में भी है और फर्स्ट टॉपर इंटरव्यू के मार्क्स में भी और ओवरऑल फर्स्ट टॉपर भी है। ये क्या दर्शाता है? ये साफ साफ दर्शाता है कि साहब उनकी सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी काफी अच्छी थी। ठीक। मैंने उनको देखा है, मैंने उनको सुना है, इसी आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा साहब जी। तो एक चीज तो ये नो डाउट वाली बात हो गई। बाकी भी यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे नहीं सर यहाँ पर तो 532 हैं, जबकि यहाँ पर अपन देखेंगे तो 524, 528, 516 इस तरह से। और ये वाले तो गजब है साहब जी, 552। ठीक है। इसलिए मैंने बिगनिंग में कहा कि मुझे सबसे ज्यादा दुख इनका हुआ, इसलिए मैंने कहा। ठीक है। तो ये चीजें हैं तो बहुत ही एक मिला जुला स्वरूप है जिस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। यहाँ पर मुख्य चर्चा का विषय होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को लेकर के कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मॉक मॉक में केवल आपकी प्रैक्टिस कराई जा सकती है। जो भी आपका पूर्व अभ्यास है वो हो सकता है कि पहले से जो चीजें आप बोलते आए हैं, अच्छा सही बोलते आए हैं तो सही तरीके का होगा, गलत बोलते आए तो गलत तरीके का होगा। सॉल्यूशन फिर क्या हो? तो सॉल्यूशन ये बिल्कुल भी नहीं होता। कई लोग जो दिमाग में चढ़ाते हैं कि क्या मॉक से तैयारी हो जाती, बिल्कुल नहीं होती। इवन मॉक भी आप देंगे तो आपको एक दो सॉल्यूशन बताए जाएंगे पर उस पर वर्क नहीं किया जाएगा, ना करवाया जाएगा। इस बात को समझिए। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है साहब जी की सबसे पहली बात ये कि विधिवत तैयारी करिए, उसको सीरियस लीजिए। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है, नंबर वन। इसको विधिवत प्रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करेंगे। ये हो सकता है किसी के गाइडेंस में, इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग सेल्फ में कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की गलतियां नहीं देख पाता। मैं भी अपनी हो सकता है गलतियां नहीं देख पाता हूँ, स्वाभाविक सी बात है, मानवीय प्रवृत्ति है। तो ये होता है। जबकि दूसरा वही सामने वाला व्यक्ति देखेगा उस चीज को, खासकर उस फील्ड का अनुभवी व्यक्ति है, तो डेफिनेटली वो चीज देख करके बता देगा साहब आप में ये कमी है, आप इस चीज में सुधार कर सकते हैं। कमी नहीं भी है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये होता है, एक कॉमन सी चीज होती है। वहीं दूसरी बात ये है कि यदि कोई वेल एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास में है, जो कि उस फील्ड का एक्सपीरियंस पर्सन हो, उस फील्ड का ज्ञाता हो, तो वो आपको चीजों को बता सकता है साहब जी। इसलिए सबसे पहले तो विधिवत होकर के उसको तैयारी करिए। अब ये विधिवत वर्ड में अपने आप में बहुत सारी चीजें छिपी हैं, सच बात तो ये है। विधिवत क्या है? विधिवत का मतलब ये है कि आप किसी सही व्यक्ति के गाइडेंस में रहें। जैसे कि अपने यहाँ पर बैच है, आप चाहें तो हमारे यहाँ पर बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको विधिवत तैयारी करा दी जाएगी। यहाँ पर नहीं, कहीं और पर भी आपके पास में कोई ऐसा अच्छा अनुभवी व्यक्ति है जिसको 2, 5, 10 इंटरव्यू दिए हुए हों, अनुभव हो, सेलेक्टेड हो, इस तरह का कोई व्यक्ति, तो उनके संपर्क में रहिए साहब, पहली बात। दूसरा, उनसे बहुत सारी चीजें सीखिए, समझिए, उनके साथ में बैठिए, बात करिए, मौक दीजिए उनको, उनसे समय लीजिए साहब, ये चीज करिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो करंट सिनेरियो चल रहा है उससे परिचित व्यक्ति भी होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पहले का अनुभव है, 10 साल पुराना अनुभव है, 20 साल पुराना अनुभव है, तो कई बार उतना काम नहीं आता। अप टू डेट होना चाहिए कि करंट के सिनेरियो को जानने वाला व्यक्ति वो आपको बताए। तीसरा ये कि आपको सफिशिएंट मात्रा में समय मिले ताकि आप अपना जो पूरा का पूरा डेफ फॉर्म है
उसको तैयार कर सके, उस पर बनने वाले संभावित चीजों को निकाल सके। ये आपका सबसे पहले तो होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, ये सारी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। डेफ फॉर्म को लेकर के जैसे मैंने बताया, जैसे कि हम लोग क्लास में कराते हैं कि एक एक बिंदु पर बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के साहब जी, नाम, शहर का नाम, जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ से लेके एक एक बिंदु पर बात करते हैं कि यार ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं साहब जी, ठीक है। यहाँ की ज्योग्राफी को लेकर, यहाँ की हिस्ट्री को लेकर, यहाँ के टूरिज्म को लेकर, यहाँ के करंट अफेयर को लेकर, शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को लेकर, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। ये चीज लिंक अप होती है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये चीजें पूरी पूरी तैयार हमको करनी पड़ती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैक्सिमम विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमने साहब पीजी किया तो बस पीजी पर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल भी गलत बात है। आपका जिन सब्जेक्ट से ट्वेल्थ रहा है, किसी का पीसीएम से बाद में उन्होंने आर्ट्स में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन होगा। किसी का बाद के दौर में बोले नहीं सर हमारा बीकॉम रहा, फिर उसके बाद हमने एमए किया हुआ किसी विषय से, तो बीकॉम विषय पर भी क्वेश्चन होगा, इस बात के लिए तैयार रखिएगा साहब जी। और पीजी वाले विषय पर तो डेप्थ में काफी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक। तो ये चीजें होती हैं, इनको तैयार करना पड़ता है आपको, एक एक पॉइंट को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति चाहिए साहब जी, ठीक है। साथ ही साथ जो करंट का सिनेरियो चल रहा है, करंट अफेयर, उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इस बात को समझिए, करंट अफेयर का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल से सब्जेक्ट से पेपर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं साहब, तो हिस्ट्री तो बननी ही चाहिए कि साहब जी आपने इतना पढ़ा हुआ है इतिहास के बारे में, उसके फैक्चुअल से लेके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट सारे क्लियर होने चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक बेस कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री का हिस्टोग्राफी होता है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, उसके प्रति समझ अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम विद्यार्थियों को जब जिनको मैं तैयार करवाता हूँ, मैं शुरुआत में देखता हूँ कि उनमें एक एस्पेक्ट तो है कि अगर इनसे फैक्चुअल एस्पेक्ट पर बात करेंगे ना, या फैक्ट्स पूछेंगे, तो ये अपन से ज्यादा गिना देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां बात आती है किसी विषय वस्तु के कॉन्सेप्ट पर, तो देखा कि वहां पर जो स्थिति है वो बिल्कुल ही वन लाइन टाइप की हो जाती है। एक लाइन पर ही, आधी लाइन पर ही बात कर पा रहे, दो चार शब्दों पर ही बात कर पा रहे, उसका विधिवत पूरी बात नहीं कर पाते कि साहब बिगिनिंग टू एंडिंग क्या क्या बातें आएंगी, उसका पूरा का पूरा सिनॉप्सिस क्या होगा, क्या उसकी ड्राफ्टिंग होगी, किस प्रकार से उस बात को रखना चाहिए, क्या चीज उसके अंतर्गत आएगी, कौन सी चीज उसके अंतर्गत नहीं आती है। ऐसे कौन से एस्पेक्ट होते हैं कि जब दो ऐसे कंट्राडिक्शन चाहिए तो दोनों के बीच में अंतर का आधार क्या होगा। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन में देखा कि वहां पर फंस जाते। तो फैक्चुअल पूछा जाए तो फिर भी बना देते, लेकिन उसके बाद में वो फंस जाते। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये आपको कौन तैयार कराएगा, ये आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर अपने पास में नंबर दिया हुआ है, बैच रेडी है, बिल्कुल चल रहे हैं, तैयारी करिए अंडर गाइडेंस पर ही। दो चार छह मीटिंग भी आपकी हो जाएगी, पर्सनल जो क्लासेस है वो भी हो जाएगी, उसमें बहुत कुछ निकल आएगा आपका, यार आपको ये तैयार करना है। यदि आप यहाँ पर क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक बहुत ही खास एस्पेक्ट कहलाता है कि पर्सनल क्लासेस। पर्सनल क्लासेस का मतलब तो वन टू वन क्लासेस होता है। बताते हैं पूरा फॉर्म देखकर कि यार देखो आपका फॉर्म पूरा का पूरा ये कह रहा है, जो फॉर्म आपने दिया उसको स्टडी करने में 1 से 2 दिन लगते हैं हम लोगों को, उस पर पूरे संभावित चीजें निकालते हैं, नोट डाउन करते हैं, करवाते हैं कि साहब ये देखो ये तैयार करना है। जब वो तैयार करवाते हैं तो पता चला सामने वाले बंदे को दिया फर्स्ट पर्सनल क्लास में, उसके बाद उनको फिर 4 दिन चाहिए उतना तैयार करने। फिर सेकंड पर्सनल क्लास में बताया कि साहब देखो उसके आगे की बात, स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में बात करेंगे अपन, सेकंड स्टेप पर बात करें तो वो चीजें बताई, तो फिर 2-4 दिन चाहिए होते। अगर ऐसी 4-5 क्लासेस भी हो जाती ना, तो भी आपको ये समझ में आ जाता कि यार हमें तैयार क्या क्या करना है। इसके लिए मैंने कहा कि बैच आपको यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, विधिवत तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ जब मॉक कराएंगे तो बोलने का तरीका आ जाता था, ये चीज है। तो सारे एस्पेक्ट तैयार करने हैं आपको, डेप्थ से लेकर के पर्सनल एस्पेक्ट तक। जैसे कि आपको ये बात बताई, विधिवत तैयारी, एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला, सब्जेक्ट को लेकर के समझ वाला। एक और कहा आपसे कि करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑप्शनल है, करंट अफेयर को लेकर के जा रहे हैं, डेफिनेटली कुंभ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है भोजशाला को लेकर के। अरे जिनका हिंदी साहित्य था, संस्कृत विषय था, उनसे पूछा गया, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस पर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी पूछी गई है साहब जी। तो ये चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए, करंट पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो बजट भी आ गया है, तो डेफिनेटली उस पर भी क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा बजट को लेकर के क्या प्रावधान, कुछ खास प्रावधान आपके राज्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन पर बात होगी। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट बनते हैं जो आपको तैयार करने चाहिए साहब जी। यदि ये तैयार है, नॉलेज अच्छा है अपना, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, डेफिनेटली सही और सटीक और अच्छे आंसर देंगे। और जब आपको खुद को मालूम है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें आपको यहाँ पर हम लोग बताते हैं, यार देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग गलत देते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे बोलना है साहब जी।
इस बात को आप कहोगे, सीधा बोल दोगे फ्लैट, तो नंबर कट जाएंगे आपके। इस बात को थोड़ी सा दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना है। हर क्वेश्चन पर एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। जब वो प्रस्तुत करते हो तब आपको नंबर मिलता है साहब जी। ठीक है, वो चीजें पहले ही से बता दी जाएंगी, संभावित प्रश्न निकाल के बता दिए जाएंगे, फील्ड्स बता दी जाएंगी, तो डेफिनेटली उसमें हेल्पफुल आपको रहेगा। कई कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अगर अप्रोच गलत होगी, वो सुधरवा दी जाएगी, तो ये अंडर गाइडेंस के कारण होता है। नहीं तो सीधे बोल बैठेंगे वहां पर। जब ये चीजें रहेंगी और अच्छे से विधिवत बात कर पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से लेके बाकी सारी चीजें, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। आप अच्छे से वहां बात कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हाईएस्ट मार्क्स तो नहीं, सबसे ज्यादा मार्क्स तो नहीं कह सकते हैं, पर ये जरूर है कि हाँ, एक विधिवत तैयारी, ना कि अपने मन मन का, विधिवत तैयारी, पूरे ऑस्पेक्ट निकाल लेना, उन विषय वस्तुओं पर बात करना, वहां पर बात करने का एंगल क्या होना चाहिए, वे क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये चीजें आपकी बहुत काम आती है वहां पर। और जब ये सब रहेगा तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप में रहता ही है साहब। कॉन्फिडेंस का लेवल वो दिखेगा, नहीं तो वो अंततः सामने आ ही जाता है। कितना ही कॉन्फिडेंस भर के आप चले जाएं, अगर वो जेन्युइन है तो वो बना रहेगा। अगर वो केवल आर्टिफिशियल है कि नहीं नहीं बिल्कुल विश्वास से और ये बस केवल बातें बस हैं, और सब्जेक्ट को लेकर या विषय वस्तुओं को लेकर अगर नॉलेज नहीं है, 5-10 मिनट के बाद वो चीज सामने आ जाती है, और शब्दों में कपकपाहट, हड़बड़ाहट, घबराहट, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि से वो समझ में आ जाता है, पूरा पूरे जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो भी डाउन हो जाएगा, फिर नंबर कट जाते हैं। वैसे बहुत सारे कारण होते हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधिवत तैयारी होनी चाहिए, बात करने से लेकर के सब्जेक्ट के विषयों को लेकर के। यदि एक एक एस्पेक्ट को सही मैनेजमेंट के साथ में तैयार किया जाएगा और वहां पर बात की जाएगी, वहां अपनी बात रखी जाएगी, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और उसमें सबसे खास चीज यह होती है कि करंट का सिनेरियो, क्या क्या संभावित चीजें हो सकती है जो करंट अफेयर्स को लेकर के आपसे वहां पूछी जाएंगी, लिंकअप करके पूछी जाएंगी। जो भी बात एक उठती है, कई बार होता है कि इंटरव्यू एक खास दिशा में चले जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया साहब जी, पहला क्वेश्चन पूछा गया, पता चला उसका आंसर दिया अपन ने, तो उस पर ही क्रॉस क्वेश्चनिंग बनती है। ये काम करो, अच्छा इसके बारे में फिर ये भी बता दो, फिर इस पर भी बताइए आपके क्या विचार है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ये चीजें होती है, पता चला वो एक खास एंगल में चला जाता है। तो खासकर ऐसे दौर में जबकि समय कम मिल रहा है वहां पर आपको बोलने का, बताने का, तो वहां पर गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, अंडर दी गाइडेंस विधिवत तैयारी करिए। जितनी संभावित फील्ड हैं वो बता रहे हैं, उनको पहले से तैयार रखो, ताकि सीधा सीधा आपसे पूछा जाए तो आप फट से बता दो। फैक्चुअल एस्पेक्ट भी उसका आपको याद हो तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें से मैक्सिमम को अपन फ्रेम कर चुके होंगे, अपन तैयार कर चुके होंगे। तो जब ये तैयारी होती है अपनी, और ऐसे सारे एस्पेक्ट पर होती है, आपके पूरे पूरे डेफ फॉर्म पर होती है, तब वहां पर नंबर अधिकतम खिंचेंगे साहब जी, या खिंचने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं। तो कभी भी सही किसी अनुभवी व्यक्ति के अंडर में तैयारी करें, अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, सब्जेक्ट को लेकर उस पर बात करें। बहुत एस्पेक्ट होते हैं हर विषय वस्तु को लेकर के, जब वो सब्जेक्ट के एस्पेक्ट तैयार होंगे, उसके खासकर कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट तैयार होंगे, उसके जो कोर सेक्शन तैयार होंगे, उस पर सही तरीके से कम शब्दों में टू द पॉइंट जब जवाब देंगे, तब नंबर मिलेंगे। और उनके साथ साथ एक पॉजिटिव अप्रोच भी निकलनी चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण वहां निकलना चाहिए। कई बार होता है कि अपन बोल तो बैठे परंतु नेगेटिव है, ऐसा नहीं हो। पॉजिटिव एक रवैया निकलना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण निकलना चाहिए उस विषय वस्तु के बारे में, डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो होता क्या है, गलती करते हैं, अपने मन मन का करते हैं, अपने मन से अपने हॉबी भर दी हुई है कुछ भी, अब वहां पर जाकर के क्वेश्चन एकदम से उठ जाएगा, बात फंस जाएगी साथी, अपन हड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हॉबी भर भी दी है आपने, सही नहीं है, उसको सुधार लें, नहीं सुधार सकते हैं, उसको तैयार करेंगे। उसको कैसे तैयार करेंगे, तो ये आपको कोई एक अनुभवी व्यक्ति बता सकता है। जैसे मैंने क्या कहा कि विधिवत तैयारी करें तो अपन को नंबर अधिक मिलने की संभावना बनती है। बाकी ईश्वर की कृपा जैसी भी हो सकती है, सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, पर यह कि कर्म तो कम से कम अपने हाथ में है, अपन उसको बेहतरीन कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए मैंने कहा कि एक बार बता दें, आप गौर करें इस चीज को, तैयारी करिए। सॉल्यूशन क्या है, तैयारी करिए, और तैयारी भी केवल अकेले मत करिए, अंडर दी गाइडेंस कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, उनके पास तैयारी करिए साहब जी। जो आपके घर मोहल्ले इत्यादि के आपके शहर में हो साहब जी, जो आपको अच्छा गाइडेंस करे, उनको करिए। नहीं तो अपने यहाँ पर ऑनलाइन स्ट्रक्चर उपलब्ध है, सारी चीजें, चाहे पर्सनल क्लासेस हो चाहे मॉक हो, जुड़िए हम लोगों के साथ में, विधिवत तैयारी करिए, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अपने यहाँ के मैक्सिमम विद्यार्थियों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बुरे तो नहीं कह सकते हैं, अच्छे नंबर मिले हुए हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। पर इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू के काफी पहले से आपको संपर्क में रहना चाहिए,
और खासकर अगर इस प्रकार के ये जो नंबर आ रहे हैं, जिस प्रकार से अपन ने देखा, इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो किसी का भी गणित बिगड़ सकता है। इस बात को तैयार रहें आप साहब जी। किसी का भी गणित बिगड़ सकता है कि अगर ये जो है, तो रिटर्न में कितने ही नंबर रहे हों साहब जी, कितने ही नंबर रहे हों, या तो बिल्कुल फर्स्ट ही टॉपर वाले टाइप के हों, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है साहब जी, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अधिकतम नंबर उठाने हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर तैयारी करेंगे तो नंबर हमारे अच्छे आएंगे, सही तरीके से तैयारी करेंगे, विधिवत तैयारी करेंगे तो नंबर हमारे अच्छे आएंगे। नंबर किसी के कम क्यों आए हैं, बिल्कुल अपन कोई नहीं होते हैं कोई बचाने वाले या कोई चीज बताने वाले कि नहीं नहीं ये कमी रही, ये कमी। जब अपन किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, किसी पर्सन से इंडिविजुअली परिचित नहीं है, तो हमको कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो कम क्यों है, वो नहीं विषय वस्तु, मेरे ख्याल से विषय वस्तु कि हमारे ज्यादा कैसे हो, सॉल्यूशन पर बात करें, ना कि समस्याओं पर। तो समस्या से हमको उबरना है तो विधिवत होना पड़ेगा, वेल मैनेज होना पड़ेगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, चीजों को तैयार करना पड़ेगा, एक एक सेक्शंस को तैयार करना पड़ेगा, संभावित प्रश्न निकालने पड़ेंगे, उन पर आंसर निकालने पड़ेंगे, सब्जेक्ट को लेकर के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, चाहे 12th का हो, चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे पीएचडी का हो, उन विषय वस्तुओं पर, टीचिंग को लेकर के, टीचिंग करवाई भी जा रही है, बोर्ड टीचिंग करवाई जा रही है, इनको लेकर के, कई रवैयों को लेकर के, वहां पर होने वाली एक्टिविटीज को लेकर के, कि जैसे कहा जाए कि विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा गया और आंसर आधे ही दे पाए, उतने में रोक दिया गया। अब इसका क्या मीनिंग है साथी? नेगेटिव मीनिंग नहीं होता, जरूरी नहीं है इसका नेगेटिव मीनिंग ही हो, बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव मीनिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपके आधे जवाब से वो समझ जाते हैं कि नहीं तुम्हें मालूम है, टाइम बर्बाद मत करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें पता है तुम्हारा जवाब सही है, ये लो नंबर पूरे, इस क्वेश्चन के नंबर ले लो, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये सब चीजों को अपन को मैनेज करना पड़ता है। जिनको ये सब आइडिया नहीं है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको नहीं है आइडिया तो घबरा जाएगा, बोल क्या बात है हमारा आंसर नहीं सुना, वो चेहरे पर दिख जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबसे खास चीज, यदि आप ऑब्जर्व करें, सब्जेक्ट को लेकर फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत सही, सटीक और अच्छी होनी चाहिए। यदि वो है तो डेफिनेटली आप सारी चीजें अच्छी कर पाएंगे। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि, किन्हीं टॉपिकों में फंसते हैं, उनको तैयार कर लिए, खासकर टफ टॉपिक पर ही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वो कि साहब जी इसमें अंतर बता दो आप। तो तैयारी करेंगे अपन उन चीजों को पहले से निकाल करके किस प्रकार से आंसर बोलना है, तैयारी करेंगे, नंबर हम अधिकतम लेकर के आने वाले हैं साहब जी। एंड द लास्ट पॉइंट कि सेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, एक सप्ताह में आपको मिल जाएगा। मेरा मानना ये है, तैयार रहें उस चीज के लिए। एपी का एग्जाम 1 जून को ही है, रिटर्न एग्जाम, तैयारी करिए अभी से। अपने यहाँ बैच चल रहे हैं, हिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है, 1 महीना हो गया था, 2 सेक्शन खत्म हो गए हैं साहब, ठीक है, इस बात को आप समझिए। बहुत बड़े बड़े सेक्शन खत्म हो गए, मॉडर्न इंडिया जैसे खत्म करा दिए हैं, हिस्टोग्राफी एक बार हो चुका है। यस, इस प्रकार से चीजों को तैयार करेंगे, तब ना जाकर के अपन अप्रैल तक पूरा पूरा सिलेबस एंड कर पाएंगे। विधिवत हो जाइए, चाहे रिटर्न एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, डेफिनेटली आप अधिकतम नंबर, अच्छे नंबर उठाएंगे और सिलेक्शन उठाने वाले हैं साहब। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।